हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर है जनवरी 2021 वाला। इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? पहला विकल्प है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना। दूसरा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। तीसरा है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों को बताना कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है पूछा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, लिखा है गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। एक, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यम 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। आप बताना है कि ये किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो पहला लिखा है उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका जो उत्तर होगा एक बंद अंत वाला उत्तर होगा इसका, क्योंकि एक ही उत्तर होगा। इसमें भुजाएं दी गई है, एक भुजा की माप दी गई है, परिमाप दी गई है, तो कोई निश्चित भुजा ही होगी इसकी। इसके एक से अधिक उत्तर नहीं होंगे। तो ए तो हो गया बंद अंत वाला। अगला दिया गया है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यम 4 है। तो ऐसे तो एक से अधिक समुच्चय हो सकते हैं, तो ये है खुले अंत वाला प्रश्न। सी में लिखा है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो ये भी बंद अंत वाला ही प्रश्न है, क्योंकि 0 से 8 तक निश्चित संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। और डी में लिखा है आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी है मुझे बताइए। तो ये खुले अंत वाला प्रश्न है, यानी कि ए और सी बंद अंत वाले और बी और डी मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। ए और सी बंद सिरे वाले और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। जिसका कोई एक उत्तर हो फिक्स तो वह बंद अंत वाला होता है। जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं वह खुले अंत वाला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? पहला विकल्प है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। दूसरा विकल्प है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तीसरा है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। और चौथा है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो न्यूनतम संभावना पूछी गई है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्योंकि इससे तार्किक सोच में मदद नहीं मिलेगी, तो इसीलिए न्यूनतम संभावना किसकी है ये पूछा गया है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह बैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? पहला विकल्प है स्तर 0 पहचानना। दूसरा है स्तर 1 विश्लेषण। तीसरा है स्तर 2 संबंध। और चौथा है स्तर 3 निगमन। तो रोहित ने
संबंध ज्ञात किया है कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, इसका मतलब वह स्तर 2 यानी संबंध पर है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। वैन हीले ने 5 स्तर दिए हैं। कौन कौन से हैं? स्तर 0 है पहचानना या प्रत्यक्षीकरण, स्तर 1 है विश्लेषण, स्तर 2 है अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 है औपचारिक निगमन और स्तर 4 है दृढ़ता या कठोरता। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। पहला विकल्प है संवरक गुण, दूसरा है क्रम विनिमय गुण, तीसरा है साहचर्य गुण और चौथा है वितरण गुण। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, यह संवरक गुण है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दूसरा है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो इसमें जो कथन गलत है वह बताना है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, ये बिल्कुल सही है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है। और यही पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दूसरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? लिखा है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और चौथा है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें जो सही हैं वह पूछे गए हैं। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये सही है। संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये गलत है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना, ये भी गलत है। और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें ए और डी सिर्फ सही हैं। ए और डी यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए कि शिक्षक बच्चों से सकारात्मक दृष्टिकोण और गणित के प्रति रुचि विकसित करने की अपेक्षा करता है। तो संख्या की अवधारणा को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जिससे वे गिनती, अंक, जाति मान, स्थानीय मान आदि के उप विषयों को सीखते हैं। ए और डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है? पहला विकल्प है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। दूसरा है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तीसरा है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना और चौथा है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, पहला विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा एनसीएफ 2005 ने और क्या क्या सिफारिश की है? बच्चे डरने के बजाय गणित का आनंद लेना सीखें। बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं का समाधान करना सीखें। इसके अलावा गीत, चित्र अध्ययन, खेल, पहेलियाँ, प्रश्नोत्तरी, घटनाओं का वर्णन, बच्चों को गणित के बारे में कुछ बात करना, संवाद करना, उनके बीच चर्चा करना, ये सभी भी एनसीएफ 2005 में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है?
पहला विकल्प है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, दूसरा है सुडोकू पहेली को हल करना, तीसरा है चौपड़ आकृतियों को पहचानना और चौथा है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो त्रिविम सोच विकसित करने की सर्वाधिक संभावना है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि गणित जो है रटने का विषय नहीं है, इसमें बच्चों की तार्किक सोच विकसित होना आवश्यक है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। पहला विकल्प है गिनतारा, दूसरा है जियो बोर्ड, तीसरा है संख्या चार्ट और चौथा है क्रिजनेयर छड़। तो इसमें जो सही है भिन्न की संकल्पना पढ़ाना है, तो चौथा विकल्प सही होगा क्रिजनेयर छड़। तो क्रिजनेयर छड़ जो है आमतौर पर 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन और 1 से 10 सेंटीमीटर तक की 10 लंबाई वाली रंगीन छड़ों का एक सेट होता है। तो भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है। चौथा विकल्प भी इसमें सही है। अगला प्रश्न है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला विकल्प है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, दूसरा है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है और चौथा है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है यानी जो गलत है वह बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है और चौथा भी इसके विषय में सही है। तो गलत पूछा गया है तो तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है लिखा है निम्नलिखित कथनों में से संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। पहला है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, दूसरा है इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं और चौथा है इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। तो क्रम सूचक भाव में पहले में प्रयोग हुआ है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी पहले पहली मंजिल होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। क्रम सूचक का इसी में भाव आ रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। शुद्ध कथन को पहचानिए। अगला प्रश्न है शुद्ध कथन को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। दूसरा है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तीसरा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है और चौथा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो इसमें जो सही है चौथा विकल्प है सही, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। चौथा विकल्प ही इसमें सही है। परिमाप क्या होता है? एक बंद ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई या एक बंद ज्यामितीय आकृति की सीमा की लंबाई को परिमाप कहा जाता है। अगला प्रश्न है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। लिखा है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। दूसरा है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तीसरा है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए और चौथा है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि जो शुद्ध कथन, तो इसमें जो सही है वह बताना है। पहला विकल्प इसमें सही है कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। दूसरा है संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए।
तीसरा है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। और चौथा है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। सही कथन पहचानना है तो चौथा विकल्प इसमें सही है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए ताकि बच्चे अंतर कर सके त्रिभुज और अन्य आकृतियों में। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो पेडागोजी के इतने ही प्रश्न थे जिनको सॉल्व करवा दिया है। यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।